नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। और मध्य प्रदेश में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। ग्वालियर शहर के कई घरों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। क्या कुछ हालात हैं आपको भी दिखाते हैं। ग्वालियर महानगर पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और माना जाता है कि यहाँ कभी भी बाढ़ नहीं आ सकती। लेकिन ग्वालियर महानगर में अब नगर निगम सीमा के वार्ड नंबर 61 में जो पीछे मेरे नज़ारा है वो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर बाढ़ ने प्रवेश कर दिया है। यानी पूरा गांव और ये शहर का जो कस्बा है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और ये ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं है, शहरी क्षेत्र की बात है। नगर निगम के वार्ड नंबर 61 के तहत हबीबपुरा जो गाँव है, कोटे की सराय से लोग इधर से आते हैं और यहाँ पर इस बस्ती में रहते हैं। हजारों की तादाद में ग्रामीण यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 4-5 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ग्रामीणों को और चौपायों को उनके घरों से बाहर निकाला गया। जिला प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद रही और ग्रामीणों को सुरक्षित रेस्क्यू करके निकाला गया। लेकिन सुरक्षित ठिकानों के बाद भी अभी भी यहाँ पर ग्रामीण फंसे हुए हैं और उनके चौपाई भी फंसे हुए हैं। लेकिन एक प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी इतनी पूरी की है कि गांव के मुहाने पर एक नाव बांध दी है, उसमें एक रस्सी लगा दी गई है जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जोड़ती है। अगर ग्रामीण भविष्य में फंसते हैं, क्योंकि वो अपने घर गृहस्थी का सामान छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए नाव उनके सहारे के लिए और आवागमन के लिए छोड़ दी गई है। लेकिन इस गांव की स्थिति यह है कि अब यहाँ पर जो प्लॉटिंग और दूसरे काम हो रहे थे वो फिलहाल उन पर ब्रेक लग गया है और अभी इस गांव की बसाहट जो विस्तार ले रही थी नगर निगम सीमा में होते हुए, अब उस पर भी एक तरह से विराम और ब्रेक लग गया है। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई और भूमाफियाओं के कब्जे की वजह से इस तरह की जो स्थिति निर्मित हुई, शहरी क्षेत्र के जो ओपन प्राकृतिक क्षेत्र थे उन पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो वहां बाढ़ ने अपना प्रकोप दिखा दिया है। लेकिन जो आसपास के 2 डैम हैं उन पर भी पानी छोड़े जाने की वजह से यहां बाढ़ की स्थिति निर्मित होने की बात कही जा रही है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। तो आफत की बारिश देखने को मिल रही है। ग्वालियर की तस्वीरें हैं। जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में पानी घुस गया है। बस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी और वरिष्ठ संवाददाता ग्वालियर से जावेद खान जी जुड़ रहे हैं। जावेद जी, क्या हालात हैं अभी, चूंकि लगातार बारिश हो रही है, जिस तरह से अभी हम आपकी PTC भी देख रहे थे, तो उसमें वाकई स्थिति खतरनाक है। ऐसे में अभी क्या है वर्तमान स्थिति वहाँ पे? जी बिल्कुल, जब हमारी टीम पहुंची थी उसके बाद से तो और अभी चूंकि बारिश और हो चुकी है, 2 दौर की बारिश और हो चुकी है। कल शाम को भी हुई है और आज भी हुई। उसके बाद जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो वहाँ पर जल भराव की स्थिति है, अभी और ज्यादा उसका फ्लो बढ़ गया है। और जो गाँव डूबंत में आए हुए हैं वो शहर के इलाके हैं जो नगर निगम सीमा में, आपको बताना चाहूंगा 61 नंबर वार्ड में ही ये हबीबपुरा और कोटे की सराय क्षेत्र आता है। और यहाँ पर अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जैसी चीज तो नहीं है, लेकिन गांव के भरोसे छोड़ दिया गया। वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और जो पानी का जल भराव क्षेत्र है वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है। उस क्षेत्र में एंट्री को, आवाजाही को रोक दिया गया है। लेकिन अभी भी ग्रामीण फंसे हुए हैं, उनके पशु फंसे हुए हैं वहाँ पर। और सब लोग जो फंसी हुई एक नाव गाँव वालों ने अपनी व्यवस्था की है, उसको डाल दी गई है। उसके बाद से फिर लोग अपने देखने के लिए जाते हैं, जो भी पशु और अपने संपत्ति को देखने, क्योंकि घर किसी को भी छोड़ने की अपनी इच्छा नहीं है। उनका कहना है कि अगर घर छोड़ दिए तो चोरी हो जाएगी और हमारा पशुधन भी बर्बाद हो जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी आरोपी और कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। मेयर एंड काउंसिल बैठक में कादरी की पार्षदी खत्म करने का प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव को निगम सम्मेलन में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कादरी को 1/3 बहुमत से बर्खास्त किया जा सकता है। इधर पुलिस ने भी कोर्ट से फरारी का वारंट जारी कराकर उसे विधिवत रूप से भगोड़ा घोषित कराने जा रही है। साथ ही उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
तो लव जिहाद फंडिंग ये मामला है और इंदौर का ये मामला, कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर शिकंजा, पार्षदी खत्म करने का प्रस्ताव पास हो गया। महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, इंदौर संवाददाता हमारे। महेश, विस्तार से इस पर आपसे जानकारी चाहेंगे अब। हालांकि ये और पहले हो जाना चाहिए था, ऐसे में क्या कुछ जानकारी इस विषय में आपके पास फिलहाल? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर किसी निकालने की एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस के तहत आज से लगभग 1 महीने पहले इंदौर मेयर जो है पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने इंदौर संभागायुक्त को इस आशय का एक पत्र लिखा था और उस पत्र को लिखने के बाद में जो सरकारी प्रोसेस होती है उसको फॉलो किया गया और आज जो एमआईसी की बैठक थी उस बैठक में विधिवत इस प्रस्ताव को लाया गया, प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अब ये आगामी कुछ ही दिनों बाद में होने वाला जो निगम का महासम्मेलन होगा उसमें रखा जाएगा और वहां पर वोटिंग के द्वारा इन्हें नगर निगम से इनकी पार्षदगी से बर्खास्त किया जाने का प्रस्ताव पारित होगा। ये प्रस्ताव फिर से निगम आयुक्त के पास संभाग आयुक्त के पास जाएगा, वहां से इनकी पार्षदी खत्म हो गया। अब इस बीच में बात करें तो ये सिलसिला लगभग 1.5 महीने पहले शुरू हुआ था। इंदौर में 2 लड़के बाणगंगा थाना क्षेत्र में मुस्लिम लड़के थे जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हिंदू लड़कियों को उन्होंने फांसा था और उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में जब इन लड़कों को पुलिस ने पकड़ा तो अपनी पुलिस को इन्होंने जो है पूछताछ में अनवर कादरी का नाम का खुलासा किया, कांग्रेस पार्षद के नाम का खुलासा किया। एक लड़के ने इस बात को कबूला कि उसे 2 लाख रुपए दिए गए हैं हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराने और शादी करने के लिए, और दूसरे लड़के ने बताया उसे 1 लाख रुपए दिए गए। और इससे जुड़ी हुई न सिर्फ उन्होंने अपने बयान दिए बल्कि अनवर कादरी के साथ में उनकी हुई जो चैटिंग है उस प्रमाण को रखा गया। जब ये बात सामने आई उसके बाद से ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और इसके पहले कि पुलिस कादरी के घर तक पहुंचती, कादरी परिवार के सहित इंदौर से फरार हो गया। इस दौरान कादरी को पकड़ने के लिए इंदौर पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट के आसाम में दबिश दी, आसाम के कई ठिकानों को खंगाला, जम्मू कश्मीर पहुंची। जम्मू कश्मीर के रामबन से उसने अपने लिए एक बंदूक का लाइसेंस बनाया हुआ था। पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि इसके कॉन्टेक्ट जो है पुंछ में, राजौरी में और रामबन वाले इलाके में, वहां पुलिस पहुंची। और इसी बीच में पुलिस को पहली जो बड़ी सफलता मिली, अभी तक की हालांकि इसको सफलता नहीं कहेंगे क्योंकि कादरी जो है वो तो हाथों से दूर है, पर उसकी जो बेटी आयशा है उसको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। आयशा इस फरारी के दौरान अपने पिता से लगातार संपर्क में थी और अनवर कादरी को अनवर डकैत के रूप में भी जाना जाता है यहाँ पे। तो अनवर डकैत के संपर्क में थी, उससे सिम मुहैया करा रही थी, पैसों की मदद कर रही थी, जो पुलिस के सूत्र हमें बताते हैं, जिसके चलते पुलिस उसको लगभग 8-9 दिन पहले इंदौर लेकर, अभी उनकी बेटी रिमांड पर है। आयशा को रिमांड पर लिया गया है, जिसमें पुलिस को यह पता चला है कि इसने कुछ दिन फरारी के जो है अनवर कादरी ने चेन्नई में भी काटे थे। अब इस सारी बातों के बाद में जो पूछताछ है उसमें ये आयशा आगे बता नहीं पा रही है। पुलिस का कहना है कि वो अपने पिता की तरह वो भी शातिर है, हालांकि वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी दिल्ली में रह के, आगे की ज्यादा जानकारी नहीं दे रही है। पर पुलिस ने कादरी की सारी प्रॉपर्टीज, उसके परिवार से जुड़ी जो संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा जुटा लिया है। आज शाम को पुलिस जो भगोड़ा घोषित होने का आर्डर पुलिस के हाथ में कोर्ट से विधिवत आ जाएगा, उसके बाद में इन प्रॉपर्टीज को कुर्क करने का काम किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात दमोह की करते हैं। जिला न्यायालय परिसर में भाई को न्याय दिलाने पहुंचे एक युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। युवक ने पहले अपने हाथ की नस काटी और फिर तेल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक से जब पूछताछ की गई तो बताया कि दमोह के हिंडोरिया SBI ब्रांच में एक फर्जी लोन मामले में पुलिस ने उसके भाई को आरोपी बनाया है, जबकि उसके भाई का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और उसे फर्जी तरीके से फंसाया गया। इसी बात से आहत होकर उसने ये कदम उठाने की कोशिश की। तो युवक ने हाथ की नस काट ली, हड़कंप मच गया। और इस बीच आपको बता दें कि विजय श्रीवास्तव हमारे साथ दमोह से जुड़ गए हैं। इस पूरे मसले में सबसे पहले आपसे विजय ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट परिसर में आत्महत्या का प्रयास किया है, जाहिर तौर पर आहत था। इस पूरे मामले को विस्तार के साथ समझाएं हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये जितेन चौरे है, ये होशंगाबाद का निवासी है। इसका एक भाई है जो हिंडोरिया थाना क्षेत्र में एक फर्जी लोन का मामला सामने आया था। 55 लाख रुपए का लोन था, उसमें अन्य लोगों के साथ इसके भाई को भी आरोपी बनाया गया था और वर्तमान में इसका भाई दमोह जिला जेल में बंद है। और अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए जितेन चौरे यहाँ जिला न्यायालय परिसर में पहुंचा था, लेकिन उसको ये लग रहा था कि उसको भाई को न्याय नहीं मिलेगा, वो यूं ही जेल में ही बंद रहेगा। तो उसने अपने एक हाथ की नस काट ली। वहीं जो ज्वलनशील पदार्थ अपने साथ लाया था
वो अपने ऊपर उड़ेल लिया, लेकिन वहीं खड़े कुछ पुलिसकर्मी एवं अन्य लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। साथ ही इसकी सूचना तुरंत कोतवाली पुलिस को दी, तब थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा पुलिस बल वहां पहुंचाया गया और घायल इस युवक को तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज किया गया। यह युवक इतना डरा सहमा था कि पुलिस को कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था, लेकिन जो वीडियो यहाँ पर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें साफ स्पष्ट रूप से यह युवक कहता दिख रहा है कि उसके भाई को फर्जी लोन में 55 लाख रुपए के लोन में फंसाया गया है। मैं उसको न्याय दिलाना चाहता हूं। निश्चित ही पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना यह है कि इस युवक को न्याय मिलता है या उसका भाई यूं ही जेल में सड़ता रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका विजय। तो कोर्ट परिसर में आत्महत्या का प्रयास किया था और अपने भाई को न्याय मांगने के लिए, उसके साथ न्याय करने की मांग कर रहा था युवक, जिसने खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया और आत्महत्या का प्रयास किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई। दुष्कर्म मामले में अब उनके खिलाफ दोबारा जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि भोपाल में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने जनवरी 2018 में कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ रेप, अपहरण और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। मई 2019 में हेमंत कटारे पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी और फिर मामले की जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी की निगरानी में दोबारा जांच का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिए कि अगर हेमंत कटारे जांच में सहयोग करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहीं मामले में कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। वहीं इस मामले में भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि जांच जरूरी है ताकि पीड़िता की मौत की वजह और सच्चाई सामने आ सके। राजनीति से प्रेरित आरोप है और पहले भी आरोप लगे। जनता के दरबार में मैं जीत के आया, जनता की अदालत में 21,500 वोटों से जीता। बाद में फिर हाई कोर्ट में भी पूरी 7 साढ़े 7 साल जांच चली, तो वहां पर भी जीत के आया, क्योंकि मैं नरसिंह घोटाले को उठाया, जल जीवन मिशन के घोटाले को उठाया और सौरभ शर्मा वाला जो ट्रांसपोर्ट का परिवहन घोटाला था। तो इसका परिणाम है कि विपक्ष आवाज दबाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र इस प्रकार के कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी निर्देश होगा तो उसका पालन पहले भी किया जाता था, आगे भी किया। किस लगाया उसने, इन पे लगाया और उसने आत्महत्या कर ली। आदमी आत्महत्या कब करता है? जब चौतरफा से घिर जाता है, बहुत बड़ी मुसीबत है, उसकी कोई नहीं सुनता है। अगर कोई सुनने वाला होता है तो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता है। जब किसी ने नहीं सुनी है, और उसमें हेमंत कटारे जी से कहूंगा कि आप जांच में सहयोग करें, वही आपकी इंसानियत है, क्योंकि आप प्रतिनिधि हो। अगर प्रतिनिधि होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रतिनिधि को किसी पर भी केस हो, उसको जांच में सहयोग करना चाहिए। देखिए, दोष सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगाती है सरकार ने जिस प्रकार से किया है, तो मैं समझता हूं कि जो भी जांच हो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, राजनीति से प्रेरित जांच ना हो। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि गंभीर आरोप थे और छात्रा ने जिस तरह से लगाए, जांच में सहयोग करेंगे तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होगी। क्या कुछ जानकारियां, तमाम प्रतिक्रियां आपके साथ साझा हुई हैं अब तक? देखिए, मामला 7 साल पुराना है। उस मामले को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो जिंदा हो गया है। आदेश भले ही सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन उसके पीछे विपक्ष का जो कहना है कि षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनकी जांच पे रोक लगा दी थी और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट के जांच को दोबारा शुरू किया जाए, नए एंगल से शुरू किया जाए, नए सिरे से शुरू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि डीआईजी भोपाल रेंज की निगरानी में जांच होगी और जांच में हेमंत कटारे को सहयोग करना पड़ेगा। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो जाहिर है कि इतना सब होने के बाद विपक्ष का सीधा आरोप है कि उनके हेमंत कटारे के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और वो खुद भी बोल रहे हैं ये बात। उनका ये कहना है कि उन्होंने नरसिंह घोटाला उठाया और तमाम घोटालों पर बात करी और जो परिवहन घोटाला हुआ था और उस मामले में सीधे तौर पर हेमंत कटारे के निशाने पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह थे
और जब भूपेंद्र सिंह पर उन्होंने निशाना साधा था कि सौरभ शर्मा के उनसे क्या कनेक्शन है, तो भूपेंद्र सिंह ने यही मामला, दुष्कर्म का मामला जो उपनेता प्रतिपक्ष का है, उस मामले को लेकर भूपेंद्र सिंह ने ही पलटवार किया था कि हेमंत कटारे ने एफएसएल की रिपोर्ट बदलवा दी थी, जिस वजह से वो उस केस में राहत उन्हें मिल गई थी, हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी। तो वो लगातार शिकायत कर रहे थे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के उस मामले की दोबारा जांच शुरू होनी चाहिए, और उनकी जो मांग थी वो शायद सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली और दोबारा आदेश दे दिया कि दोबारा जांच हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जबलपुर का रुख करेंगे। अन्नदाता जबलपुर जिले में यूरिया डीएपी के वितरण व्यवस्था में खामियों के चलते बहुत परेशान हैं, और इस कदर परेशान है कि रात रात भर जागकर किसान खाद वितरण केंद्रों में रुकने को मजबूर हो गए हैं। कारण है खाद वितरण की व्यवस्था और नियमों में परिवर्तन। दरअसल धान की फसल के लिए यूरिया डीएपी खाद की बहुत जरूरत होती है, लेकिन संभाग के प्रत्येक जिले में किसानों को ना तो यूरिया मिल पा रहा है और ना ही डीएपी, जिससे किसानों में जबरदस्त आक्रोश नजर आ रहा है। जबलपुर और छिंदवाड़ा में तो किसान शासकीय खाद वितरण केंद्रों में सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं ताकि खाद मिल जाए, लेकिन कुछ ही किसानों को खाद मिल पाती है और बड़ी संख्या में किसान निराश होकर घर लौटते हैं। ये जो खाद्य व्यवस्था है और उड़द मूंग की जो स्लाइड की डेट है, खरीदी केंद्र की डेट है, उसको बढ़ाई जाए। अगर सरकार अगर नहीं मानती तो आने वाले समय में 1 सप्ताह के अंदर भारतीय किसान आंदोलन रहेगा, और जिला प्रशासन इसकी जवाबदारी दे, जिला कलेक्टर इसकी जवाबदारी ले, और उसकी पूरी गलती के कारण ये व्यवस्थाएं बनी है। जब से ये अभी जयपुर में भी ये समस्या आ रही है, इसमें भी किसान बहुत परेशान है। स्लाट बुक नहीं हो रहा है, कई किसानों ने तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन स्लाट बुक नहीं हो, इससे भी किसान बहुत बड़ा आक्रोश में है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भले एक दिन के लिए स्लाट के लिए समय दिया जाए, लेकिन स्लाट के लिए अवधि बढ़ाई जाए और खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए। देखिए, आप जैसी बात बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात जरूर है कि पिछले सप्ताह में अपने पास रेक नहीं लग पाई थी, जिसके कारण से किसानों को यूरिया और डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाई थी। उसके वजह से निजी संस्थाओं के पास में, जो निजी डीलर है उनके पास में उपलब्ध है, किसान वहां से भी जाकर ले सकते हैं। तो परेशान है किसान, और ये कोई नई बात भी नहीं है। हालांकि इस बार जिस तरह से सुबह 4 बजे से लाइन में लगने को मजबूर हैं, तो इसका इंतजाम बार बार यदि इस तरह की समस्या होती है तो सरकार को ज़रूर करना चाहिए। संजय साहू का रुख कर लेते हैं। संजय, मुझे नहीं लगता ये पहली बार खबर है, कई बार इस तरह की खबरों को पढ़ा जा चुका है। किसान परेशान होते हैं जबकि सब कुछ तय है, कब फसल को बुआई होगी, कब कटाई होगी, कब खाद की ज़रूरत होगी, कब मौसम होता है खाद वितरण के लिए, सब कुछ तय है। उसके बावजूद भी इतनी अव्यवस्था, नियमों में परिवर्तन हुआ, तो इसके बारे में क्या जिस तरह से व्यवस्थित जानकारी सबको दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। निश्चित ही इस प्रकार से खाद्य संकट जो गहराता है, हर साल ये होता है, क्योंकि कृषि विभाग के अधिकारी जो हैं वो लापरवाही बरतते हैं, खासतौर से गिरदावली में। कि जब उनको मालूम है कि अगर हम जबलपुर जैसे जिले की बात करें तो जबलपुर में मक्का और धान इस समय 2 प्रमुख फसलें होती हैं जो कि इस समय होती हैं, और इनके लिए यूरिया और डीएपी जो है बहुत जरूरी होता है, तो उसके अनुपात में ही इनके भंडारण जो है वो होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि अभी किसानों को जिस प्रकार से खाद मिलना चाहिए थी, डबल लाख सिस्टम जो होता है, शासकीय गोदाम में होती है, वहाँ से जिस प्रकार से मिलना चाहिए था उस प्रकार से उनको मिल नहीं पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार जो है वो नियमों में परिवर्तन करना। पहले जब किसानों ने लाइन लगाना शुरू की तो उनको ये कहा गया कि भाई आप ओटीपी मिलेगा, आपको ओटीपी लेके आइए। फिर उनसे कहा गया कि आपको टोकन मिलेंगे, फिर उनकी जो आधार कार्ड है उनकी पर्ची पर उनको लिखा गया। ऐसे तमाम प्रकार के नियम जो हैं वो अधिकारी अपने घर बैठकर बनाते हैं, और यही कारण होता है कि किसान अब परेशान होता है। जिसको ओटीपी आई वो भी वहाँ पहुँच गया, जिसके टोकन है वो भी वहाँ पर पहुँच गया, और जिसको पर्ची पर लिख के दिया वो भी वहाँ पर पहुँच गया। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं वो सामने आई। हालांकि हालात ये हैं कि किसान रात रात भर जागने को मजबूर है कि कब रैक आएगा, कब हमको खाद मिलेगी और कब
ये स्थिति बनेगी कि हम खाद जो यूरिया आएगा वो हम अपनी फसल में डाल सकेंगे, जिससे कि फसल का हम उत्पादन ले सकें। और ये हालात जो हैं वो हर साल ये स्थिति बनती है। इस बार जो सबसे बड़ी लापरवाही जो देखने को आई है कि जिस प्रकार से जिला उप संचालक कृषि कह रहे हैं कि हमने 29,000 मैट्रिक टन धान जो है वो मैट्रिक टन खाद जो है वो मार्केट में दे दिए, किसानों को दे दी है। उसमें से सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आई है कि 70% जो होती है वो होती है शासकीय के लिए आरक्षित होती है, और उसके साथ जब 30% जो बचती है वो बाजार में जो दुकानदार होते हैं कीटनाशक वाले उनके लिए दी जाती है। लेकिन वो जो 30% होती है वो बाजार में उपलब्ध ही नहीं रहती किसान के लिए, क्योंकि उसको वो दुगने तिगने दामों में भंडारण करके बेचते हैं, और जिससे कालाबाजारी का जो अंदेशा है वो जो किसान जो आरोप लगा रहे हैं वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो कृषि अधिकारियों की होती है, चूंकि यहाँ से जब डायरेक्टर लेकिन इन पर नकेल कसने वाला कोई होना चाहिए ईमानदारी के साथ। पता तो सबको है, लेकिन इन पर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई यदि होती तो शायद ये किसान इस तरह से, हमारा अन्नदाता इस तरह से परेशान नहीं होता रात रात भर जागकर, और वो भी बारिश के समय में। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला NH पर बने रहिए हमारे साथ।